गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हम लोग शुरू करेंगे लामीज़ थ्योरम, लेकिन उससे पहले थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट को फिर से रिकॉल कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम लोग आगे भी करने वाले हैं, रोटेशन आदि में, टॉर्क में। ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिकॉल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे लामीज़ थ्योरम की ओर। और आज आप लोग का वेक्टर का बेसिक क्लास एंड होगा और उसके बाद हम लोग आफ्टर वेक्टर कल से सबसे पहले पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैथमेटिक्स पूरा पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो जस्ट इतना बताया जाएगा कि आपको फिजिक्स में ड्यू टू डिफरेंशिएशन परेशानी नहीं हो, और साथ साथ डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया जाएगा जिससे कि आप डिफरेंशिएशन को आसानी से फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बताया जाएगा आपको इंटीग्रेशन और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों का काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है और ये दोनों वर्क हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपना फिजिक्स जो है वो जस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, हम लोग जान चुके हैं, जस्ट को रिकॉल करते हैं फिर से। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ए क्रॉस बी, तो जो वेक्टर पहले लिखे हैं उसके लॉन्ग अपने अंगूठे को रखेंगे। अगर ऐसे रखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि बी के लॉन्ग मेरा थंब है, थंब को रखेंगे ए के लॉन्ग, और अगर पाल्म अगर आपके तरफ है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवार्ड होगा। अब पाल्म अगर आपके तरफ नहीं है तब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन डाउनवार्ड होगा। और सबसे आसान उपाय कि ए क्रॉस बी आपने लिखा है, ए क्रॉस बी आपने लिखा है, तो सबसे पहले आपने ए लिखा है, तो ए से अगर बी की तरफ स्मॉलेस्ट एंगल के लॉन्ग आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़े, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का सुई चलता है ऐसे क्लॉकवाइज आपको मूव करना पड़े एंटी क्लॉकवाइज, तो समझिए कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवार्ड होगा। और अगर क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता तो इनवार्ड होता। तो आउटवार्ड और इनवार्ड आप समझ गए, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। और ये समझाया गया था पिछले क्लास में। और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो उसका डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मेन यूज जो है वो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालने में है। तो जब भी किसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालने की बात हो तो आपके मन में क्या आएगा कि सबसे पहले उस प्लेन में कोई भी दो वेक्टर नोन होना चाहिए। कोई भी दो वेक्टर नोन हो जाएगा, तुरंत ए क्रॉस बी को उसके मॉडुलस से डिवाइड कीजिएगा, तुरंत उस प्लेन के नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। मतलब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर एन कैप आपको मिल जाएगा। तो ये लॉजिक माइंड में हमेशा सेट रखना है। एक दो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर आप दिखलाइए, जो पिछले क्लास में लॉजिक बताए थे। सपोज वेक्टर ए हमारा है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, और वेक्टर बी हमारा है 3i प्लस जे प्लस 2k। अब इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको राइट डाउन करना है, ए क्रॉस बी आपको लिखना है। तो ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से आप देखिए। ठीक है, ए क्रॉस बी को किस तरह लिखेंगे उसको ध्यान से आपको देखना है, किस तरह वर्कआउट आप इसमें करेंगे ए क्रॉस बी को। तो देखिए, ए क्रॉस बी को एक तरीका है डायरेक्ट आप क्रॉस करें इस रूल से, आई जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, आई के क्रॉस आई प्लस जे। तो देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में हमारा सब प्लस में आ रहा है, आउटवार्ड आ रहा है। जब क्लॉकवाइज लेंगे तो सबका सब इनवार्ड निगेटिव में आएगा, सबका सब क्या आएगा, निगेटिव में आएगा।
तो डायरेक्ट आप क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा आपको बताया था पिछले क्लास में, डिटर्मिनांट एक्सपेंड करके आई जे के 2 -1 1 3 1 2, इस तरह आप डायरेक्ट इसको डिटर्मिनांट से एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड का तरीका बताए थे कि आई में प्लस मल्टीप्लाई करना है, जे में माइनस है, इसमें प्लस, और ऐसे किसी भी रो में एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आप डिटर्मिनांट नहीं जानते हैं तो फर्स्ट रो में जो बताएं फर्स्ट रो से ही आप एक्सपेंड कीजिए। तो आई कैप इसमें प्लस है तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा, आई में तो प्लस आई ही रहेगा। अब प्लस यहाँ छिपा हुआ है, जिस कॉलम में है वो कॉलम कट गया, और जिस रो में है रो कट, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, बचा ये 4 एलिमेंट। कैसे इसका वैल्यू लिखते हैं? क्रॉस से -1 × 2 -2, फिर माइनस साइन आराम से देते हैं, फिर 1 × 1 1, इस तरह एकदम बहुत इजी वे में दिस इंटू दिस लिख दिए उसको ब्रैकेट में, फिर माइनस साइन दिए, तब दिस इंटू दिस किए। इससे क्या होगा? गलती आपका नहीं होगा। अब जे में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -j कैप इंटू जिस कॉलम में है वो कॉलम कट गया, जिस कॉलम में जे है वो कॉलम 1 में कट गया और ये रो कट गया। सोचिए ये कॉलम कट गया और ये रो कट गया, तो बचा ये 4 एलिमेंट 2 3 1 2। कैसे वैल्यू? 2 × 2 4, फिर माइनस 3 × 1 3। बहुत आराम से देखिए, जिस कॉलम में है वो कॉलम 1 में कट गया और रो कट गया, बचा 4 एलिमेंट दिस 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 दिस। कैसे वैल्यू लिखेंगे? दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस। ये सारा काम तो मन में करना था, यहाँ बोर्ड पर दिखा दिया गया है तो इसको हटाना पड़ेगा। बोर्ड पर दिखा दिया गया है तो इसको हटाना पड़ेगा। चलिए हट गया ये। हाँ ध्यान दीजिए, अब के में काम करना है तो के में प्लस मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस के कैप जिस कॉलम में वो कॉलम कट गया, जिस रो में है वो रो कट गया, ये रो कट गया और ये कॉलम कट गया, बचा ये 4 एलिमेंट, तो 2 × 1 2 होगा, फिर आराम से माइनस देंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस। -1 × 3 -3 आ रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिए, फिर माइनस दिए, तब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 × -3। इससे क्या होगा? प्लस माइनस में गलती आपसे नहीं होगा, मिस्टेक होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा आ गया आई कैप, और ये -3 है, और ये -j कैप, और 4 में 3 गया 1 है, और ये प्लस k कैप, और माइनस प्लस 5 हो गया, ये 5। तो आ गया दिस इक्वल टू -3 आई कैप -j कैप -j कैप प्लस 5 k कैप। इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के फार्मूला से आसानी से हम लोग को मिल गया। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ, दीपक कुमार रे, तुषार कुमार और प्रीतम पांडे हैं, जिनका भी प्रीवियस क्लास छूट गया है। यूट्यूब पर प्रीवियस क्लास वेक्टर का लोड है, आप उसको देख सकते हैं। आप पीछे का सब रिवाइज कर लें, तब जुड़े आगे। बहुत सा बच्चा काइनेमेटिक्स से ऐड होगा, तो उन लोग को भी कहेंगे बिना वेक्टर पढ़े काइनेमेटिक्स मत पढ़िए, जो काइनेमेटिक्स में बहुत जगह हम जो है वेक्टर का यूज करेंगे, या जो मैथमेटिक्स है उसका यूज होगा काइनेमेटिक्स में बहुत जगह। तो पीछे का बेसिक मैथ पढ़ने के बाद ही काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहिए। और काइनेमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। ये आप कह सकते हैं बच्चों को सबसे हार्ड काइनेमेटिक्स ही लगता है। शुरू का काइनेमेटिक्स और लास्ट का रोटेशनल, अब बीच में जो है न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, ये सब आसान टॉपिक है। वर्क करने का जो टॉपिक है फिजिक्स में, मैकेनिक्स में खासकर, वो ज़्यादा वर्क करने टॉपिक है काइनेमेटिक्स, नहीं तो रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो 2 जगह हम लोग जमकर वर्क करेंगे। काइनेमेटिक्स में वर्क करेंगे जमकर हम लोग, और रोटेशनल में वर्क करेंगे भी जमकर। अब बीच का टॉपिक तो आसान है, उसमें वर्क कीजिएगा तो सफलता मिलेगा ही, इजी टॉपिक है। चलिए नोट कीजिए। हाँ, एक और सूचना कि मैथमेटिक्स का क्लास जो रात्रि 10 बजे चल रहा था, 10 से 11, वो अब मैथ चलेगा रात में 8 से 9, 8 से 9, 9:15 तक चलेगा आपका, 1 से 1.25 घंटा चलेगा।
क्योंकि ज़्यादा नाइट हो जा रहा था, बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रहा था कि लेट नाइट सोना पड़ रहा था, तो उसको टाइमिंग कर दिया गया है 8 से 9 कर दिया गया है। तो 8 से 9 चलेगा मैथमेटिक्स रात में आज। हाँ, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आगे एक और आप बनाइए खुद से। A क्रॉस B इक्वल टू व्हाट? इफ A इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के एंड B इक्वल टू i प्लस जे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सर k तो है नहीं, कैसे क्या करें? तो k नहीं है तो आप b को लिख सकते हैं ऐसे हैं, जैसे a आपने लिखा है ना, a लिखा है 2i माइनस जे माइनस के। अब b इसमें k नहीं है तो कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि उसका मल्टीप्लायर जो है वो 0 है, तो 0 इंटू के है। तो जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे a क्रॉस b के लिए तो आप क्या करेंगे? i j k, ये 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, ये 1 1 0 यहाँ लिखेंगे 1 1 0। तो कोई टर्म नहीं है, उसका मतलब उसका मल्टीप्लायर 0 है, तभी तो 0 इंटू के 0, ये टर्म गायब हो गया के का। तो ये सोचना है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे डिटर्मिनेंट का लॉजिक कहता है कि जिस रो या जिस कॉलम में 0 हो उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो आसानी होगा। तो आप थर्ड रो में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? साइन याद कीजिए, देखिए बताया था साइन स्कीम आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इधर से चलें चाहे इधर से चलें, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसमें प्लस मल्टीप्लाई होगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो आवश्यकता ही नहीं है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा वो। तो थर्ड रो में एक्सपेंड करेंगे तो फास्ट एक्सपेंड होगा। 1 में ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 ही रहेगा, ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल। जिस रो में है वो रो कैंसिल, और जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल। बचा क्या? माइनस जे माइनस और के इंटू दिस माइनस के कैफ है। हम आराम से लिखते हैं, दिस इंटू दिस लिखे, अब माइनस दिए, तब दिस इंटू दिस किए, माइनस देने के बाद दिस इंटू दिस करना है। इससे प्लस माइनस में मिस्टेक आपसे नहीं होगा। फिर 1 किस में कर दिए, अब माइनस यहाँ कीजिए तो ये 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा? -1, तो माइनस इंटू 1 इंटू ये कॉलम कैंसिल, इस कॉलम में है ये, और ये रो कैंसिल, तो माइनस आई, ये कॉलम कैंसिल और ये कैंसिल, ये जब कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया, तो ये 4 एलिमेंट बचा है, तो दिस इंटू दिस दिस 2k माइनस 2k हो गया। और 0 में तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, प्लस 0 इंटू कुछ भी कीजिएगा लिखिएगा यहाँ पर, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर वर्क की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, माइनस जे है प्लस के है, माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस आई माइनस माइनस प्लस 2k। तो सबसे पहले आई लिखिए, आई कैप, और फिर लिखिए माइनस जे फिर 2k प्लस के 3k। चलिए नोट कीजिए। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है कि लॉकडाउन के बाद भी क्लास होगा, तो आपको हम बता दें कि बिल्कुल लॉकडाउन के बाद भी क्लास होगा, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन क्लास टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है 8 से है तो उसको 9 कर दे। ये क्लास लॉकडाउन के बाद भी चलता रहेगा। और इतना ही नहीं, आफ्टर लॉकडाउन जो हमारा ऑफलाइन क्लास होगा
वो भी जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, जिनके लिए पटना आना संभव नहीं है, तो मेरा ऑफलाइन क्लास भी लाइव रहेगा। कोई भी बच्चा जो पटना आने में सक्षम नहीं है या जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमारे फीस को वहन कर सके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से हमारे लाइव क्लास को देख सकता है। ठीक है, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, आप जितना फ़ायदा उठाए। आप सिर्फ ये चिंता कीजिए कि हमको डेली क्लास करना है, और जो क्लास में पढ़ाया जाए उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है, जो प्रॉब्लम क्लास में बताया जाए उसको लिखना है। एक बच्चा लिख रहा है नहीं समझे, देखिए थर्ड रो में ये कॉरस्पॉन्डिंग साइन है प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस इस 1 में मल्टीप्लाई होगा +1 इंटू जिस कॉलम में है वो कॉलम कट गया, और जिस रो में है वो रो कट गया। कोई भी एलिमेंट जिस रो में है उस रो को कैंसिल कीजिए मन में, और उस कॉलम को कैंसिल कीजिए। जो 4 एलिमेंट बचा उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस माइनस जे, फिर माइनस देंगे और दिस इंटू दिस करेंगे। फिर ये 1 है तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू 1, फिर ब्रैकेट दिए, फिर जिस कॉलम में है वो कॉलम कट गया, जिस रो में है वो रो कट गया। बचा क्या, 1 2 3 4 एलिमेंट, तो दिस इंटू दिस माइनस आई और माइनस दिस इंटू दिस 2k, और थर्ड तो 0 है, ये काटेंगे हो सकता नहीं, अगर काटेंगे भी तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए तो थर्ड रो में एक्सपेंड किए कि आसानी से हमारा एक्सपेंशन हो जाए जल्दी। डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम में एक्सपेंड करें, वैल्यू आपको सेम आएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। और किसी को समस्या है? लॉकडाउन, एक बच्चा बहुत चिंतित है, लॉकडाउन के बाद फिजिक्स का भी क्लास होगा ऑनलाइन, और लॉकडाउन के बाद मैथ का भी क्लास होगा ऑनलाइन। ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन समाप्त हो गया और आपको बीच मझधार में छोड़कर हम भाग गए, दोनों क्लास होगा। और इवन इफ जो लॉकडाउन के बाद जो क्लास होगा वो आपका ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। ठीक है, अब बीच में किसी भी तरह का कोई भी पैसा का डिमांड किसी बच्चे से नहीं किया जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़िए। आप पढ़ने के प्रति अपना ध्यान लगाइए कि कैसे हमको बेहतर करना है, कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, सारा एनर्जी आप उसमें लगाइए अपना, इसे मत लगाइए कि क्या होगा नहीं होगा, हम पढ़ाएंगे ही। चलिए नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आइए हम लोग लौटते हैं लामीज थ्योरम की तरफ। लामीज थ्योरम क्या है, देखिए जस्ट बैक आइए। हाँ देखिए लामीज थ्योरम आपका अब आ ही गया है, लामीज थ्योरम आ गया। देखिए लामीज थ्योरम क्या कहता है उसको ध्यान से आप देखिए, जस्ट 1 मिनट। कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ आ गया है, हाँ ध्यान दीजिए इधर। लामीज थ्योरम क्या कह रहा है, इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर 0, अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स इज कांस्टेंट। देखिए क्या इसका मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से आप। पहले फिगर से मतलब समझ में आपको आएगा। ये एक सॉरी कलर चेंज आपका इसका है, हाँ देखिए ये एक वेक्टर है ए, कुछ नाम देना होगा ना, मान लिया वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर हमारा बी है, वेक्टर बी हमारा है,
और ये वेक्टर हमारा सॉरी, और ये वेक्टर हमारा c है। तो देखिए तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में लिया गया है। ये पहले भी बताए हैं कि अगर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये पहले बताया गया है कि तीनों वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में तीनों एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं तो इस तीनों का सम 0 होगा। तो इस तीनों का सम 0 है। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है? लामीज थ्योरम कहता ये है कि द रेशियो ऑफ साइड, जैसे ये साइड है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मॉड ऑफ ए, तो इस साइड का लेंथ और इसके सामने जो दो वेक्टर जो बच गया उसके बीच जो एंगल बनेगा उसका साइन वो हमेशा इक्वल आएगा। मतलब ये कह रहा है अब ए लेंगे हम लोग, अगर ए लेंगे मॉड ऑफ ए आएगा। अब इसके सामने जो एंगल है अदर दो वेक्टर के बीच में, क्या ये एंगल इस दोनों वेक्टर के बीच क्या कहलाएगा? तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है? जहां पर टू टेल कोइंसाइड करे या जहां पर टू हेड कोइंसाइड करे उस एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। तो यहां पर क्या करना होगा? इस वेक्टर को ट्रांसमिट करना होगा। क्या करना होगा? इस वेक्टर को ट्रांसमिट करना होगा। ट्रांसमिट कर दिए वेक्टर बी को। वेक्टर बी जब हमारा ट्रांसमिट हो गया तो ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। मान लिया आपने इस एंगल को अल्फा बोला तो ए बाई इस साइड का लेंथ लिए, तो अदर जो दो वेक्टर बच गया उसके बीच के एंगल का साइन लेना है। तो ए बाई साइन अल्फा। ध्यान रहे यहाँ वेक्टर नहीं लेना, यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिए, जब आपने इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिया है तो अदर जो दो वेक्टर बच गया उसके बीच के एंगल का साइन लेना है और ये इक्वल होगा। मान लिया आपने इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिया तो जब इसके मैग्नीट्यूड को लिया तो अदर दो ये और ये बच गया, तो इस दोनों के बीच के एंगल का साइन लेना है। तो क्या ये एंगल दोनों के बीच का एंगल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेड है और टेल है। एंगल बिटवीन वेक्टर वहाँ बनता है जहाँ पर टू टेल हो या जहाँ पर टू हेड हो। तो यहाँ पर क्या करना होगा? एक वेक्टर को ट्रांसमिट करना होगा। तो हम लोग इस वेक्टर को ट्रांसमिट कर देते हैं पैरेलल। पैरेलल ट्रांसमिशन से वेक्टर नेम में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट फॉर ट्रांसमिशन। अब ठीक है, चलिए पैरेलल ट्रांसमिट कर दिए। तो ये वेक्टर सी है तो ये भी वेक्टर सी ही कहलाएगा। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी का दो टेल यहाँ पर आ रहा है। इसका टेल भी यहाँ है, इस व्हाइट वेक्टर का टेल भी यहाँ है। तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर, बीटा मान लिए। तो बी होगा और अदर टू वेक्टर के बीच के एंगल का साइन, तो साइन बीटा, बी बाई साइन बीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक ये है। और फिर थर्ड साइड सी लिए, उसका लेंथ। जब आपने इस साइड को लिया तो अदर टू वेक्टर ये और ये बचा, तो इसके बीच का एंगल, क्या ये इसके बीच का एंगल है? नहीं है। आपको पैरेलल ट्रांसमिट कर दीजिए ए को पैरेलल ट्रांसमिट कर देंगे तब हमारा टू टेल वहां बनेगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ बिल्कुल सेट हो गया। ये वेक्टर ए हमारा है। अब इसका भी टेल यहाँ है, इसका भी टेल यहाँ है, तो ये एंगल होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। इसको मान लिए हमने गामा मान लिया है। सिंबल क्या है? गामा। क्या पढ़ते इसको है? गामा। तो सी बाई साइन गामा। लॉजिक को समझिए। साइड का लेंथ लेंगे, जिस वेक्टर के साइड का लेंथ लेंगे अदर जो बच गया उसके बीच के एंगल का साइन लेना है। साइड का लेंथ लेंगे, अदर जो बच गया उसके बीच के एंगल का साइन लेना है। साइड का लेंथ लेंगे और अदर जो बच गया उसके बीच के एंगल का साइन लेना है। और एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर होता है जहां पर टू वेक्टर का टू टेल कोइंसाइड करे या जहां पर टू वेक्टर का टू हेड कोइंसाइड करे उसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। इस बात का ध्यान रखना है। विकास कुमार लिख रहे हैं सर आप ऑफलाइन में भी फिजिक्स पढ़ाएंगे? अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन में भी फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं और ऑनलाइन में भी
फ्री सेवा जारी रहेगा। और आपको पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि जितना भी ऑफलाइन क्लास हमारा चलेगा, चाहे मैथ का हो या फिजिक्स का हो, वो सारा क्लास हमारा भविष्य में लाइव रहेगा आपके लिए। जैसे कि वो बच्चे जो पटना नहीं आ सकते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पटना आकर कोचिंग में फीस जमा करें, लेकिन उनमें पढ़ने की इच्छा शक्ति है, तो बिल्कुल अपने घर में बैठ करके हमसे फिजिक्स पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, आफ्टर अगस्त जो भी 10th का विद्यार्थी है उसके लिए मैथमेटिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सारा सब्जेक्ट आफ्टर अगस्त में पढ़ाने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। सारे 10 के बच्चे जो भी आपके गांव में भाई बहन हैं, सबको बोल दीजिए कि सबको फ्री व्यवस्था मिलेगा और क्वालिटी का व्यवस्था मिलेगा। मतलब डीपली पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 10th का भी अगस्त के बाद। लेकिन अभी अगस्त तक हम व्यस्त अभी इधर हैं, इधर सब कुछ पहले ठीक कर लेते हैं। आप लोग का कोर्स बहुत आगे बढ़ा देते हैं फिजिक्स में, तब उधर हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th 10th वाले को, 10th वाले को पहले 10th तब बाद में 9th। चलिए इसको नोट कीजिए। और इस साल हमारे लिए एक और चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पूछता है, सांख्यिकी पूछता है, तो उसका भी फ्री क्लासेज जो है उसका वीडियो तैयार हो रहा है। बहुत जल्द ही यूट्यूब पर वो लोड होगा पीसीएस वाले छात्रों के लिए जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंस देने वाले हैं बीपीएससी का। तो 72 मार्क्स का पूछता है, स्टैटिस्टिक्स पूछता है, तो वो पढ़ाया जाएगा बीपीएससी के स्टूडेंट को, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ, फिर से मेरी बात को समझ लीजिए। साइड का लेंथ लेंगे, अदर जो वेक्टर बच गया उसके बीच का एंगल। तो अदर दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब क्या हुआ? जहां पर दोनों टेल या दोनों हेड कोइंसाइड करे, तो यहां पर इस वेक्टर का टेल था, इस वेक्टर का हेड था, ये एंगल नहीं चलेगा। इस वेक्टर को पैरेलल ट्रांसमिट कर दिए तो नेम चेंज नहीं करेगा। अब देखिए व्हाइट वाले का भी टेल है, सी का भी टेल है, तो अब इस एंगल को लेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर के रूप में। ठीक है, यही ध्यान रखना है और ये इक्वल होगा। हाँ, इसी फिगर को आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं और वो तरीका देखना भी जरूरी है। देखिए वो तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए हम एक पॉइंट ले रहे हैं और इसी पॉइंट पर सारे वेक्टर को अप्लाई करने वाले हैं, बस यहां से पैरेलल ट्रांसमिट करके। देखिए इस वेक्टर सी को यहां से उठाए और यहां पर पैरेलल ट्रांसमिट कर दिए। थोड़ा सा फिगर को और ऊपर कर लीजिए, दोनों फिगर को अनसाइड कर रहा है। ओ सॉरी, इस पॉइंट को भी यहां भेज दीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले वेक्टर सी को यहां से यहां पैरेलल ट्रांसमिट कर दिया। इसका नाम है सी वेक्टर, जिसको पैरेलल ट्रांसमिट यहां कर दिया गया। अब देखिए वेक्टर बी को, वेक्टर बी इस तरह से है, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को भी पैरेलल यहां से यहां ट्रांसमिट कर रहे हैं। पैरेलल देखिए कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। वेक्टर बी को भी पैरेलल ट्रांसमिट कर दिए, यहां से यहां ट्रांसमिट कर दिया गया पैरेलल। किसी वेक्टर को उसके पैरेलल ट्रांसमिट करने से उसका नेम चेंज नहीं करता है। और वेक्टर ए को भी यहां से इसके पैरेलल यहां ट्रांसमिट कर रहे हैं। वेक्टर ए को भी ट्रांसमिट कर दिए पैरेलल। वेक्टर ए भी ट्रांसमिट हो गया, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी था। तो तीनों वेक्टर यहां से पैरेलल वहां ट्रांसमिट हो गया। अब देखिए फिगर कैसा बन रहा है। इस पॉइंट से ये तीनों जो है रे के फॉर्म में बाहर जो है डाइवर्जेंट हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो जब भी एक पॉइंट से 3 वेक्टर बाहर निकल रहा हो तो आइडिया मिल गया
उस तीनों का सम जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ प्रूफ हो चुका है तीनों का सम क्या है, 0। क्लोज स्ट्रक्चर में अगर वेक्टर सेम ऑर्डर में लिया जाए तो सम 0 होगा। ये प्रूफ आपको वेक्टर एडिशन रूल में ट्रायंगल लॉ में दे चुके हैं, उसी का डायरेक्ट यूज यहाँ पर किए। तो यहाँ से एक और लॉजिक आया कि जब 3 वेक्टर एक ही पॉइंट से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे तो उस तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर हमारा लामीज थ्योरम काम करेगा। अब एंगल के बाद देखिए, हर 2 वेक्टर का टेल यहाँ कोइंसाइड है, हर 2 वेक्टर का टेल यहाँ है, हर 2 वेक्टर का टेल यहाँ है। तो ये जो एंगल है वो बिल्कुल एंगल बिटवीन वेक्टर को ही फॉलो कर रहा है। पूछेंगे कि ए एंड बी के बीच का एंगल क्या है, तो जो आप यहाँ देख रहे हैं वही है। ये ए है और ये बी है, इसके बीच का एंगल क्या है, गामा। तो ए बी के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पर गामा देंगे, गामा। पूछेंगे बी सी के बीच एंगल क्या है, तो देखिए ये बी है और ये आपका सी है, क्या एंगल है, अल्फा। तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग अल्फा देंगे, अल्फा। पूछेंगे ए और सी के बीच एंगल क्या है, तो क्या देख रहे हैं, बीटा। यहाँ भी देंगे ए और सी के बीच का एंगल देंगे, बीटा देंगे। और ये लामीज थ्योरम उसके लिए भी ट्रू है। कैसे, जैसे आपने मान लिया वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए का मॉडुलस लिया ए, तो ए तो ले लिए, जब आप ए ले लिए तो अदर 2 बच गया बी और सी, उसके बीच का एंगल अल्फा यहाँ पर लिख दिए, उसका साइन, साइन अल्फा। उसी तरह आपने वेक्टर बी का मॉडुलस लिया बी, तो अदर जो 2 वेक्टर बच गया उसके बीच का एंगल बीटा का साइन यहाँ लिख दिए, साइन बीटा। उसी तरह आपने सी लिया तो सी का मैग्नीट्यूड लिख दिए, और जब सी लिए तो अदर जो बच गया उसके बीच का एंगल का गामा है, और गामा का साइन यहाँ लिख देंगे। और ये रेशियो जो है इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, ये रेशियो वेरी नहीं करेगा। ये बोलता है लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम आपके माइंड में सेट हो गया। नाइस कॉन्सेप्ट एंड प्रेजेंटेशन, इंदिरा बायोलॉजी। अच्छा हाँ, जल्दी इसको नोट कीजिए। हाँ, लामीज थ्योरम पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आ गया, दिया हुआ है गिवन ए प्लस बी प्लस सी 0, 3 वेक्टर का जो सम है वो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। आउट ऑफ दिस 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वली मैग्नीट्यूड। इस 3 में से 2 वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ द अदर 2 हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। देखिए क्या कह रहा है, दिखाते हैं जरा, देखिए पहले। ये 3 वेक्टर है, उसमें 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और तीनों वेक्टर का सम जो है वो 0 है। हाँ देखिए क्या कह रहा है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो फर्स्ट ये कह रहा है कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी जो हमारा है इक्वल है। मान लिया इक्वल टू कुछ मान लीजिए, एक इक्वल मान लीजिए, दोनों का लेंथ ए है। और जो वेक्टर सी है हमारा है, तो सी का जो मैग्नीट्यूड है, इस दोनों वेक्टर का जो इक्वल मैग्नीट्यूड जो हमारा ए है उसका √2 टाइम्स है, मतलब √2 इंटू ए। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमारा है, पूछेंगे मॉड ऑफ सी क्या है, तो ये है √2 इंटू ए। मॉड ऑफ ए क्या है, तो मॉड ऑफ ए तो ए ही माने। अब मॉड ऑफ बी क्या है, तो मॉड ऑफ बी को हमने क्या माना है, ए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, हाँ, तो गिवन ए प्लस बी प्लस सी 0 तो देगा ही। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर √2 टाइम्स दैट ऑफ द आइदर ऑफ 2 हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, मान लिया ये एंगल अल्फा है, मान लीजिए ये एंगल बीटा है, मान लीजिए ये एंगल गामा है। तो ये अल्फा बीटा गामा का क्या वैल्यू होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको आप बनाने का खुद प्रयास कीजिए। पहले
खुद बनाने का प्रयास कीजिए इसको, लामिस थ्योरम लगाइए, एंगल निकलेगा अल्फा बीटा गामा। हाँ चलिए शुरू करते हैं हम लोग हैं। पहले इस वेक्टर को लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है a, और साइन कौन सा एंगल लेंगे, अदर जो बच गया ये दोनों वेक्टर उसके बीच का एंगल क्या है, साइन बीटा। तो साइन बीटा लिखेंगे, साइन बीटा a बाय साइन बीटा। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे उसके बाद जो दो वेक्टर बच जाएगा उसके बीच के एंगल का साइन लेंगे। यहाँ पर सारे वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए फिगर में कोई चेंजिंग की आवश्यकता नहीं है। तो a बाय साइन बीटा, अब b बाय मत लिखिए, अब a बाय ही लिखिए क्योंकि b का मैग्नीट्यूड a ही है, a बाय। अब इसको ले रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी a ही है, तो अदर दो का साइन क्या है, गामा है ना, तो बाय गामा, साइन गामा। जो सिंबल देंगे वही आएगा, ऐसा नहीं कि साइन बीटा लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है तो अदर दो के बीच का जो एंगल माने हैं उसी का साइन लेंगे। और नेक्स्ट सी का वैल्यू कितना है, मॉड सी √2 है, √2a। अब बाई देखिए आपने सी का मैग्नीट्यूड लिया है तो अदर दो के बीच का एंगल क्या है, साइन, तो बाई साइन अल्फा, बाई साइन अल्फा। दिस आपको आया। हाँ देखिए तो अब हम लोग इस पर वर्कआउट शुरू करते हैं, आपस में हम लोग इधर उधर करेंगे और हमारा प्रॉब्लम बनेगा। तो थोड़ा प्रयास कीजिए आप साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा का वैल्यू अलग अलग निकालने का, अपने तरफ से थोड़ा प्रयास कीजिए। देखते हैं क्या करते आप हैं, बताइए अल्फा बीटा गामा क्या होगा। सबका ए देखिए कट रहा है, कोई बच्चा बता नहीं रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है। अल्फा बीटा गामा का सम कितना होगा, 360। तो ये माइंड में रख करके इसको प्रोसीड कीजिए। अल्फा बीटा गामा का सम होगा 360, ये माइंड में रख करके इसको आप प्रोसीड कीजिए। देखिए ये सबका एक कट गया तो ये आ गया 1 बाय साइन बीटा, ये आ गया 1 बाय साइन। अब गामा को चेंज कर देते हैं अल्फा बीटा में ही, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 पाई है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 पाई। तो गामा हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो गामा लिख सकते आप हैं 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 बाई साइन अल्फा, इक्वल टू √2 बाई साइन अल्फा। ये आपको आ गया 1 बाई साइन बीटा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर फुल राउंड होता है 2 पाई, 2 पाई में कुछ घटेगा तो फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो 1 बाई माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा इक्वल टू √2 बाई साइन अल्फा। अब हम लोग किसी एक को लेते हैं, हम लोग दिस इक्वल दिस को लेकर चलते हैं, और जो अल्फा जो आएगा उसको अपना चेंज करेंगे हम लोग आवश्यकता अनुसार जो है। तो किसी एक को लेकर चलिए और काम को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। जस्ट 1 मिनट पहले इसको नोट कर लीजिए आप।
जल्दी सोचिए इसको। देखिए कहाँ चला गया ये। आपको हम याद दिलाते हैं इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ भी ए है, और इसका लेंथ तो √2 है। इस दोनों का लेंथ ए है। अगर ये साइड और ये साइड का लेंथ ए है तो बेस एंगल इक्वल होगा। बेस एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो अदर जो दो एंगल है, मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल, बी के और ए के बीच का एंगल कौन सा आप लिए हैं? ए और बी के बीच का एंगल आपने अल्फा लिया है। तो अदर जो एंगल जो है बीटा गामा, ये बेस एंगल इक्वल है, बढ़ाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आपको आएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर ए और बी का साइज और ए का साइज अगर इक्वल है तो अदर जो दो एंगल बच गया वो हमारा इक्वल होगा। और ए बी के बीच का एंगल, इस दोनों के बीच का एंगल आपने क्या माना है? अल्फा माना है। तो अदर जो एंगल है बीटा और गामा इक्वल होगा। तो बीटा गामा इक्वल होगा, तो बीटा इक्वल टू आप गामा यूज कर सकते हैं। बीटा इक्वल टू आप गामा यूज कर सकते हैं। जहां बीटा गामा वहां इक्वल आप कर सकते हैं। जस्ट देखिए 1 मिनट, कहाँ गया हम? हाँ चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, शुरू करते हम लोग हैं। ये दिस इक्वल दिस हम लोग को आया था इस, दिस इक्वल दिस हम लोग को आया ये है ए बाय साइन बीटा, ए बाय कौन इक्वल हमारा हो रहा है देख लीजिए। ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा फिगर एक्चुअल ही बना दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रुक जाइए पहले। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। इस फिगर को हटाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा आ रहा है। हाँ देखिए, आपने क्या माना है कि ए एंड बी के बीच का एंगल हमारा क्या है? अल्फा। तो ये बी और ये है, तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। अरे इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, और इसके बीच का एंगल जो हमारा है वो अल्फा है। ए को ट्रांसमिट कर दिए। फिर आपने क्या माना है? बी और सी के बीच का एंगल बीटा है। तो बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो बी और सी के बीच का एंगल बीटा है। तो ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल बीटा है, बीटा है। फिर आपने माना है सी एंड ए के बीच का एंगल गामा है। तो सी एंड ए, सी को प्रोसीड करते हैं, तो ये एंगल हम लोग का गामा है। तो ये एंगल कितना आएगा विद्यार्थी? पाई माइनस बीटा, और ये कितना आएगा? पाई माइनस गामा आएगा। हाँ अब देखिए, बी का मॉड ऑफ बी का लेंथ ए है और मॉड ऑफ ए का लेंथ भी ए है। तो दोनों जब इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होगा। और जब दोनों बेस एंगल इक्वल होगा तो पाई माइनस बीटा इक्वल होगा पाई माइनस गामा के। प्योर मैथ आपको आ गया है। तो पाई पाई कट गया, तो बीटा इक्वल टू होगा गामा। तो वही हम डायरेक्ट बोल रहे थे कि जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। यही डायरेक्ट उसमें बोल रहे थे आपको हम कि जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, इस बात को यहाँ प्रूफ कर दिए कि बीटा इक्वल टू गामा कैसे होगा, दिख रहा है क्लियर। और ये अल्फा जो है, अब एक और बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में अगर एक साइड को प्रोसीड करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। ये थ्योरम पढ़ना है 9th 10th में।
तो आप यहां लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू इस दोनों का सम पाई माइनस बीटा प्लस पाई माइनस अल्फा। एक्सटर्नल एंगल दूर के इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा, इसको आप लिख सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोसीड करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल अपोजिट एंगल के सम के होता है इक्वल। ये थ्योरम पढ़ना है 9th-10th में। तो पाई प्लस पाई 2 पाई और क्या आया बीट गामा है ना, सॉरी यहाँ अल्फा प्रिंट हो गया, गामा यहाँ पर है गामा। हाँ तो पाई माइनस गामा ये है, तो ये हो गया आपका 2 पाई अब माइनस बीटा प्लस गामा। तो 2 पाई माइनस अब बीटा प्लस गामा कर रहा है, बीटा का कर रहे हैं इक्वल, तो गामा और बीटा दोनों बीटा बीटा कर देते हैं, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। तो अल्फा इक्वल टू हो गया 2 पाई माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आया है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। तो चलिए यहां पर इस इन्फॉर्मेशन का यूज कीजिए। कहाँ गया ये, जस्ट ये रिजल्ट। तो चलिए शुरू से ही करते हैं, इसको हटाइए पहले, इसको सारे इन्फॉर्मेशन का यूज कीजिए। देखिए ए अपॉन साइन बीटा है, ये हम लोग को आया है अल्फा इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 बीटा, उसका यूज करेंगे। ए अपॉन साइन बीटा, गामा भी बीटा आ गया है, गामा भी बीटा आ गया है, और ये रूट 2a अपॉन अल्फा। देखिए अल्फा क्या है 2 पाई माइनस बीटा आया है, तो साइन 2 पाई माइनस 2 बीटा। ज़्यादा मैथ यूज हो गया, इतना मैथ यूज होने की संभावना नहीं था। तो चलिए ए बाई सबका एक काट दीजिए, अब ए सबका कर दिए कैंसिल, तब ये सिंपल, ये दोनों सेम ही आ गया है। 1 बाई साइन बीटा, 1 बाई साइन बीटा, और ये रूट 2 बाई साइन 2 पाई माइनस 2 बीटा माइनस साइन 2 बीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा, देखिए यहां पर ये फुल राउंड होता है 2 पाई, 2 पाई में कुछ घटेगा तो फोर्थ में साइन होता है निगेटिव, तो माइनस साइन 2 बीटा। अब आराम से दिस इक्वल दिस को लेकर चलते हैं, प्रॉब्लम बन जाएगा। देखिए 1 बाई साइन बीटा और रूट 2 बाई, इस साइन 2 बीटा को लिखेंगे 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, और ये साइन बीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और ये रूट 2 भी 2 से कटेगा, तो आपको आने वाला है, जस्ट 1 मिनट, हाँ देखिए ध्यान दीजिए, आपको आने वाला ये है 1 इक्वल टू 1 बाय रूट 2 से 2 कटेगा तो माइनस रूट 2 कॉस बीटा। तो ये कॉस बीटा आपको आ गया माइनस 1 बाय रूट 2। तो देखिए कॉस का वैल्यू निगेटिव आया, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो 1 बाय रूट 2 के लिए कॉस का मान होता है बीटा पाई 4। इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस अल्फा, यानी कि हमारा जो बीटा आने वाला है वो पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब 3 पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, पहले इसको मन में पॉजिटिव कर लें, तो कॉस बीटा हमारा पॉजिटिव हो गया तो बीटा पाई 4 आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस बीटा करेंगे तो पाई माइनस पाई 4 3 पाई 4। हाँ यहाँ बीटा सिंबल यूज किए तो आप यहाँ बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई माइनस एंगल होता है, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव बनाकर इसको मन में निकाल लेते हैं, तो पाई 4 को होता है 1 बाय रूट 2, निकल गया मन में। आप जानते हैं कॉस निगेटिव होता है सेकेंड में, तो सेकेंड में पाई माइनस एंगल होता है, तो पाई माइनस पाई 4 3 पाई 4, तो बीटा निकल गया 3 पाई बाई 4। और जितना बीटा है उतना ही गामा है, यानी कि गामा भी निकल गया हमारा 3 पाई बाई 4। और रहा बात अल्फा का, तो अल्फा का रिलेशन हमने कहीं पर लिखा है, देखिए कहाँ लिखा है, ऊपर देखिए कहीं लिखे हैं अल्फा, देखिए यहाँ पर जस्ट ऊपर आ रहा है। हाँ देखिए अल्फा हमको आया है 2 पाई माइनस 2 बीटा, तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 बीटा यूज कर लीजिए। अल्फा हम लोग को आया है 2 पाई माइनस 2 बीटा,
तो 2 पाई माइनस 2 बीटा, तो बीटा ये है, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाई 2 बन जाएगा, वो 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। तो 4 पाई में 3 पाई गया, 4 पाई में 3 पाई गया, तो पाई आया, अब बाई 2 बन गया प्रॉब्लम। अल्फा इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 बीटा, 2 पाई माइनस 2 बीटा, तो बीटा में 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 से 4 कट जाएगा, 3 पाई बाई 2 यहाँ आ जाएगा, और 2 पाई में 3 पाई बाई 2 घटेगा तो पाई बाई 2 बचेगा। इस तरह आ गया। तो हमको लगा कि ये सिंपल होगा, लेकिन सिंपल था नहीं। लास्टली जो है, देखिए क्या दिलचस्प रहा इस प्रॉब्लम में। हमने शुरू में ये सोचा ये सिंपली इस फिगर से बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखे मन में कि जब कैलकुलेशन कर रहे थे मन में तो कोई रिलेशन उलझ रहा था। तो लास्टली तय किया गया कि चलो इसके एक्चुअल फिगर जहाँ से ये फिगर इसमें कन्वर्ट हुआ है उसको बनाया जाए। और जब उसको बनाए तो जो भी थ्योरम था 9/10 का, और सबसे एंगल क्या हुआ, कोरिलेट हो गया कि अल्फा इक्वल टू दिस प्लस दिस, प्लस ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल है, वो भी प्रूफ हो गया, और इसका रिलेशन भी आ गया, और प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ गए थे और यहाँ से फिर यहाँ आना पड़ा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसलिए दोनों कन्वर्सन आपको जानना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। ए बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर ए एक्शन ऑफ 2 स्ट्रिंग 1 and 2। ये बॉब है जिसका, ये बॉब हमारा है, जस्ट 1 मिनट, ये बॉब हमारा है जो बीच में देख रहे हैं, 3 न्यूटन फोर्स यहाँ इस पर अप्लाई हो रहा है। ये बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन, वेट इसका 3 न्यूटन है, तो वेट भी अपने वजह से फोर्स अप्लाई कर रहा है इस बॉब पर। इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ 2 स्ट्रिंग, ये 2 स्ट्रिंग है, एक रस्सी ये है एक रस्सी ये है। तो जानते हैं टेंशन जो हमेशा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप इस रस्सी, इस बॉब पर, जब बॉब अपने वेट की वजह से इस रस्सी पर स्ट्रेन डालेगा तो जो फोर्स लगेगा इस पर बॉब पर वो जस्ट अपोजिट लगेगा। और इधर F2 लग रहा है, इधर F1 लग रहा है, इधर टेंशन फोर्स F1, इधर टेंशन फोर्स F2। हमेशा अवे फ्रॉम पार्टिकल लगता है टेंशन फोर्स, अवे फ्रॉम पार्टिकल, और स्ट्रिंग के लॉन्ग लगेगा, हमेशा लगेगा। जब भी टेंशन लगेगा तो स्ट्रिंग के लॉन्ग लगेगा, और अवे फ्रॉम पार्टिकल, अवे फ्रॉम बॉब लगेगा। तो अवे फ्रॉम यहाँ से अवे F2 है, यहाँ से अवे F1 है। तो देख रहे हैं तीनों फोर्स जो है वो बाहर की तरफ आपका निकल रहा है, मतलब यहाँ पर लामीज थ्योरम का संभावना बन रहा है। तो लामीज थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग आपसे पूछ रहा है, फाइंड द टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग अलर्ट रहते हैं। देखिए ये वर्टिकल लाइन है, तो ये इसके पैरेलल लाइन को यहाँ प्रोसीड कर देते हैं थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट। पैरेलल लाइन प्रोसीड कर दिए। हाँ देखिए ये 30 है तो ये भी 30 है। अब सोचिए ये 90 हमारा, ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि इसी के पैरेलल ये ट्रांसमिट है। तो ये 90 और ये 30, तो पूरा एंगल जो हमारा ये हो गया, ये 120 हो गया, 120 डिग्री। अब सोचिए ये 120 है और ये 90 है, तो इस एंगल को आप निकाल सकते हैं। 360 में दोनों के सम को माइनस कर देंगे, 360 में दोनों के सम को माइनस कर दीजिए, तो 120 और 90 210 हो गया, और 360 में 210 माइनस कर देंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया 150 डिग्री। और जब ये तीनों एंगल मिल गया तो आराम से लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग हैं। कैसे? F1 बाई F1 लिए तो अदर दो के बीच के एंगल का साइन लेंगे, साइन 90। F2 बाई F2 लिए तो अदर दो के बीच के एंगल का साइन लेंगे, साइन 150।
और नेक्स्ट जो हमारा है आगे 3 न्यूटन है, तो 3 न्यूटन बाई इस फोर्स को लिए हैं, तो अदर दो के बीच का साइन एंगल का 120 का साइन लीजिए, साइन 120। तो देखिए साइन 90 तो हमारा हो गया 1, साइन 150 रफ में देखिए साइन 150 का मतलब हुआ 90 प्लस 60, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 1/2, ये 1/2 हो गया। और 3n साइन 120 देखिए साइन 90 प्लस 30, और ये कॉस 30, अब कॉस 30 क्या होता है √3/2, ये √3/2 तो निकल ही गया। F1 दिस हो गया और ये हाफ उधर भेज देंगे, बस F2 भी निकल गया, F1 भी आ गया और F2 भी आ गया। और सपोज अगर ये प्रॉब्लम थोड़ा भी फंसता इस मोड में, तो हम क्या करते, जहां से ये फिगर क्रिएट होता है ट्रायंगल से, फिर उस ट्रायंगल में जाते और देखते कि कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशन जो 9-10 में पढ़े हैं वो कहीं इस्टेब्लिश तो नहीं हो रहा है। अगर वो इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसका यूज करते, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किए थे हम लोग। लेकिन ये प्रॉब्लम इसी फिगर में सब कुछ निकल गया तो काम हो गया। इस फिगर में थोड़ा भी कुछ फंसेगा तो फिर आपको जो लामीज थ्योरम का ओरिजिनल फिगर है कि ट्रायंगल शेप में फिगर बनाते हैं, उससे ट्रायंगल के एंगल का आपसी जो रिलेशन है वो 9-10 में पढ़ना है कि कौन एंगल किसके इक्वल होगा, दो साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होगा, एक्सटर्नल एंगल दूर के इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। ये सारा थ्योरम 9-10 में पढ़ना है, और वो थ्योरम यहाँ पर लगाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रायंगल क्रिएट हो रहा नहीं है। तो उस केस में ट्रायंगल क्रिएट करके आपको वर्क करना पड़ेगा, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग किए भी थे। ठीक है, ये आपका हो गया लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम के इंड होने के साथ वेक्टर का बेसिक क्लास आपका इंड हुआ, और अगले क्लास में आपको हम क्या बताएंगे, तो कल बताने वाले आपको हैं डिफरेंशिएशन, बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन और उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन एंड उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। तो इस दोनों वर्क को हम लोग कल करेंगे, डिफरेंशिएशन को भी करेंगे और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन को भी करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ये सब में भी 3-4 क्लास 5 क्लास लगेगा ही आपको। तब शुरू होगा काइनेमेटिक्स, तब काइनेमेटिक्स हम लोग डीपली एकदम पढ़ेंगे एकदम। अब देखिएगा आपको वो सब चीज़ पढ़ाएंगे जो कि जितने भी लोकल टीचर पटना के हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके लिए जो पढ़ाना संभव नहीं है, वो सारा चीज़ आपको बताया क्लास में जाएगा। लेकिन एक भी चीज़ सिलेबस से बाहर नहीं बताया जाएगा। जो सिलेबस में है जेईई मेन जो एडवांस का या नीट का सिलेबस है, उसी के अंदर में रह करके लेवल को हाई किया जाएगा। थैंक यू, नोट कीजिए। जस्ट शूट अप फिजिक्स।